नमस्कार, मैं डॉक्टर पी एम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद आईसीएस लखनऊ। आज द वर्ल्ड दिस वीक के इस अंक में आपके साथ मुखातिब हूँ बिहार के इलेक्शन और वाइट कॉलर टेररिज्म, इन दो इश्यूज़ के साथ, जिस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, जानेंगे अपने एक्सपर्ट और फैकल्टी मेंबर अभिषेक सर से। तो सबसे पहले तो अभिषेक, ये बिहार का जो चुनावी परिणाम आया है जी, ये जैसा प्रत्याशित था वैसा तो बिल्कुल नहीं वैसा है, बिल्कुल नहीं। और जैसा एग्जिट पोल वगैरह में भी आया जी, था उससे भी कहीं ज्यादा ये आगे निकल सरप्राइजिंग गया। है। हाँ, एग्जिट पोल से भी आगे निकल गया। तो आप इसमें क्या देखते हैं? क्या बिहार अ, अब जाति की जकड़न से बाहर आने की कोशिश कर रहा है? मैं ये तो नहीं कह सकता कि अब वहाँ जाति व्यवस्था पूरी तरह खत्म नहीं हो गई है राजनीति से। ये तो कहा ही नहीं जा सकता हाँ, सर। नहीं कहा जा सकता, भारत में नहीं हो भारत सकता, में नहीं हो सकता, लेकिन केवल और केवल जाति अब एकमात्र फैक्टर नहीं रह गई। क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी इलेक्शन जीतने के लिए जी सर, दो चीजें बहुत जरूरी हैं, एरिथमेटिक और केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, एरिथमेटिक में हम ये तो जोड़ लेते हैं कि हमारे से इतना मुस्लिम है, इतना यादव है, इतना अगला कैलकुलेशन है, कर इतना लेते हैं। पिछड़ा है, इतना ये वर्ग है, इतना ये समूह है, तो इस तरीके से नंबर तो मिल जाते हैं। लेकिन आपस में सहयोग कितना है, सामंजस्य कितना है, संवाद बॉन्डिंग कितना कितनी है, है, बॉन्डिंग अंडरस्टैंडिंग कितनी है, एक दूसरे के लिए कोऑपरेशन कितना है, यानी कि वो केमिस्ट्री नहीं होती। और जिसके पास ये दोनों होते हैं वो चुनाव जीतता वो है। जीत जाता है। महागठबंधन के पास एरिथमेटिक थी, केमिस्ट्री नहीं केमिस्ट्री नहीं थी। थी। प्रशांत किशोर के पास न एरिथमेटिक थी, न केमिस्ट्री थी, दोनों में से कुछ नहीं था। और एनडीए के पास दोनों था और जीत जीत गए। और अच्छी खासी सीटें, बंपर सीट आई 202। तो आपका क्या नजरिया है, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट के रूप में आप इसको कैसे देखते हैं? जो आपने बोला बिल्कुल सही है कि भारत की राजनीति में और कास्ट को आप अलग करके नहीं देख सकते। ऐसा नहीं है कि बिहार में कास्ट चला ही नहीं, बिहार में कास्ट चला, बिहार में कास्ट चला, आगे भी चलेगा। अभी यूपी का इलेक्शन होगा, उसमें भी हम देखेंगे। लेकिन वहां पर मुझे लगता है कास्ट से ज्यादा चल गया विश्वास, जिसको आप केमिस्ट्री कह रहे हैं सर। विश्वास इसलिए कि नीतीश कुमार के ऊपर और मोदी जी के, जिसको नीमो वर्ड दिया जाता है, नीतीश मोदी, इनके ऊपर वहां की जनता ने ज्यादा यकीन रखा, दो युवाओं के ऊपर ज्यादा यकीन नहीं रखा। एक बात लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है आपसे। हम जान रहे हैं आप क्या पूछने वाले हैं। पूछ लीजिए। अच्छा, कि जैसे लगभग 20 साल का उनका कार्यकाल नीतीश कुमार जी का रहा मुख्यमंत्री के तौर पर, और कोई मतलब एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज ही नहीं। यही तो मैं सर, आप इसी को इस इंग्लिश में केमिस्ट्री कह रहे हैं, मैं इसको इंग्लिश में विश्वास कह रहा हूं। जो विश्वास उन्होंने महिलाओं के साथ शराबबंदी से जोड़ा, जो कॉन्फिडेंस महिलाएं उनमें देखती हैं, वो इस इलेक्शन में भी दिखा। और 10,000 रुपया देना महिलाओं को, ये ट्रम्प कार्ड हो गया। तो आप देखिए, पुरुषों के कंपैरिजन महिलाओं का परसेंटेज वोटिंग का ज्यादा है। और महिलाएं जब निकली वोट देने के लिए तो लोगों को लगा एंटी इनकम्बेंसी है, बट वो प्रो इनकम्बेंसी है। हाँ, सबने बढ़े मतदान प्रतिशत को अपने अपने लिहाज से देखा। इसलिए बढ़ा हुआ मतदान हमेशा परिवर्तन की बात करता है, ऐसा सही नहीं है। अब आज की राजनीति में मतदान बिहार में बहुत हुआ, लेकिन वो बदलाव के लिए था, ये नहीं था। तो वहां जो MY फैक्टर है सर, जिसको आप मुस्लिम और यादव कहते हैं, मैं उसको महिला और यूथ कहूंगा। क्या बात। और मोदी जी ने अपने एड्रेस में भी कहा, जब वो जीत के बाद वो सबको एड्रेस कर रहे थे अपने मुख्यालय में, कि MY का मतलब महिला और यूथ हो गया है अब। तो महिलाओं ने और युवाओं ने जो वोट दिया, उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो मतलब एक तरीके से वहां पर एस्पिरेशनल क्लास जो था जी, उसने ज्यादा निर्णायक भूमिका निभा दी। और दूसरा आप देखिए, तेजस्वी अपनी सीट बचा नहीं पा रहे थे। जीत गए वो अलग बात है, लेकिन एकदम बस मार्जिन पे ही था, उतार चढ़ाव था। तेज प्रताप देखिए हार गए अपनी सीट। वैसी का बल्कि जो परफॉर्मेंस रहा वो अच्छा रहा, बेहतर रहा। बिल्कुल, जो उन्होंने सीमांचल में जीते 5 सीट पिछली बार भी थी, कांग्रेस से तो बेहतर ही है। और कांग्रेस है, और ये आरजेडी क्यों नहीं कन्वर्ट करा पाई, इतनी भीड़ वगैरह थी। आप देखिए वो जो वादा इन्होंने किया, सबको हम नौकरी देंगे, पब्लिक में वो विश्वास नहीं जगा पाया। पब्लिक ये समझ ही नहीं पाई ये कैसे देंगे।
और 35,000 रुपए इन्होंने कहा था मकर संक्रांति में हम सबको देंगे। तो पब्लिक फिर नहीं समझ पाई इसका बजट कहाँ से आएगा। तो जो आप केमिस्ट्री कह रहे हैं सर, वही बात है कि वो कैलकुलेशन, वो केमिस्ट्री, मैथ्स और केमिस्ट्री, ये दोनों गड़बड़ा रहा था वहां पर। तो जो मंडल के युग के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार या कहें उत्तर भारत में एक नई राजनीति का आगाज हुआ था, जिसमें एक बहुत बड़े चेहरे के रूप में उत्तर प्रदेश में श्री मुलायम सिंह यादव जी और बिहार में लालू यादव। तो उनका एक बड़ा करिश्माई नेतृत्व और उनका एक बड़ा जादुई असर था। तो क्या आप अब उनके करिश्मा में कोई कमी या कोई उनकी राजनीति का अवसान देखते हैं? लालू प्रसाद जी की जी ऑब्वियस बात है, उनकी लिगेसी अब कहाँ रही। अगर उनकी लिगेसी होती तो वो अपने बेटे की सीट पर इतना प्रचार उनको करना पड़ गया, अपने बेटे की सीट को बचाने के लिए। और आप देखिए सर, आज की डेमोक्रेसी में आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते वोटर्स को। आप ये नहीं कह सकते कि ये सीट मेरी, जिसको कहते हैं देसी भाषा में बपौती है। राहुल गांधी अमेठी को मानते थे, देखिए अमेठी से चुनाव हार गए। राघवपुर लालू प्रसाद यादव की पार्टी की सीट है, इसलिए हम वहां नहीं जाएंगे, वहां डेवलपमेंट नहीं करेंगे, और पब्लिक आपको तब भी वोट देगी। अब आज की राजनीति में ऐसा नहीं है सर, सोशल मीडिया का जमाना है। उल्टे इनके भाई पहुंच गए तेज प्रताप वहां और पूछ दिए कि बताओ तुम्हारा विधायक आता है कि नहीं आता है, और बेइज्जती। तो घर का जो विवाद था वो भी एक बहुत बड़ा इशू था। तो अब सर वो करिश्मा, वो लिगेसी, वो चीज अब तो यानी वंशवाद और परिवारवाद धीरे धीरे बिहार में ये जनमानस में एक विषय बन रहा था कि केवल इस आधार पर अब वोट नहीं करेंगे कि आप अमुक परिवार से हैं या अमुक राजनीतिक विरासत से आते हैं, इसीलिए हम आपको वोट देते हैं। तो ये नहीं चलेगा, वरना तेज प्रताप जीत जाते, हार गए। और नीतीश जी के साथ तो ये बहुत प्लस है ही है सर, इतना लंबा कार्यकाल, कोई करप्शन का चार्ज नहीं आज तक उनके ऊपर, नेपोटिज्म का चार्ज नहीं, अपने परिवार को उन्होंने राजनीति से दूरी रखा, और इसी चीज को तो लेकर के वो अटैक करते हैं। खैर उनकी छवि तो बेदाग है, छवि बेदाग है। और मतलब तेजस्वी यादव अपने रैली में जब कहते थे भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो अदालत उन पर चार्जेस फ्रेम कर रही है। जो जमानत पर है वो कह रहा है भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सब चीजें बहुत प्लस चली गई, और जिसका रिजल्ट ये रहा इतनी बम्पर मेजॉरिटी। लेकिन जो विपक्ष का या महागठबंधन का या कांग्रेस के नेता लोग हैं, उनका कहना है कि ये दरअसल चुनाव में धांधली ईवीएम, चुनाव आयोग की वजह से जीते, ये तो बातें कही जा रही हैं। इसमें कितना आप ये इसका आंसर तो सर ओवैसी ने ही दे दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने खुद कहा कि हम लोगों को इससे आगे निकलना चाहिए, या तो आप चुनाव ही ना लड़ते फिर। भाई अगर आपको था कि ईवीएम में गड़बड़ी है, वो तो आप चुनाव वॉकआउट कर जाते, बाइकआउट कर देते। लेकिन अब आप क्योंकि चुनाव लड़ चुके हैं और हार गए, तो इसे बाहर निकलिए कि एसआईआर की वजह से हम हार गए या ईवीएम से हार गए। अभी सब पुरानी बातें हो गई, आगे बढ़ के देखिए 2030 की तैयारी। 2030 की तैयारी करिए, उत्तर प्रदेश में 2027 की तैयारी करिए, और बंगाल में नेक्स्ट। तो इसका असर क्या बिहार के बाहर भी पड़ेगा? मेरा तो मानना है सर, देखिए हर स्टेट का इलेक्शन नया ही होता है, तो बिहार की जीत का इम्पैक्ट बंगाल में पड़ेगा ये मैं नहीं मानता। अच्छा, क्योंकि हर राज्य का अपना डेमोग्राफी, अपने वहाँ के रिक्वायरमेंट्स, वहाँ के एस्पिरेशन सब अलग अलग होते हैं। और प्लस बंगाल में ममता दीदी हैं, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट पॉलिटिशियन है, तो उनका कनेक्शन तेजस्वी की तरह नहीं है। नहीं तो बड़ा सीधे डायरेक्ट ग्रास रूट से है। तो इस वजह से वहाँ मतलब इतना इजी नहीं होगा। तो मुझे नहीं लगता सर कि बिहार का इम्पैक्ट जो है वो बंगाल में दिखेगा। लेकिन एक चीज सर मैं यहाँ और कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की अगर आप देखें, मुझे नहीं लगता था सर कि कांग्रेस बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए लड़ रही थी। राहुल जो है, मुझे ऐसा लगता है कि वो बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए नहीं थे। अच्छा, क्योंकि उनके मन में लोकसभा का ही चुनाव अभी भी चल रहा है कि अब हम आगे नेक्स्ट लोकसभा का इलेक्शन देखें। जिस तरीके से देखिए ना सीटों को लेकर के, तो लोकसभा के आने तक, चुनाव आने तक, हाँ, लेकिन ही वाज नॉट सीरियस सर। आप देखिए सीटें का बंटवारा फाइनल नहीं हो रहा था। तेजस्वी कह रहे थे मुझे मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करिए, बट राहुल वाज नॉट सीरियस फॉर दैट आल्सो। प्लस कौन कहां से लड़ेगा, आप देखिए किसको उन्होंने प्रभारी बना दिया विधानसभा के चुनाव का बिहार में, वहां सरफुट अव्वल हो रहा है। इतने लोगों को यहाँ से भेजा गया,
कांग्रेस ने भेजा कि तब जाकर के वहाँ बातचीत बनी, तब तक चुनाव को एनडीए ने हाईजैक कर लिया था, मोदी और नीतीश ने। तो ये जो राहुल की स्ट्रैटेजी है, मुझे ऐसा लगता है वो नेक्स्ट अब लोकसभा ही इलेक्शन देख रहे हैं, तो 2029 की तैयारी कर रहे हैं वो, इसीलिए वो पता है कि विधानसभा में हाँ वो बिहार विधानसभा में और उनका स्टेक भी कुछ था नहीं बिहार में, मतलब पहले भी नहीं था, पिछले मतलब कम से कम 2 दशकों से ज्यादा समय से, जी 3 दशक से ज्यादा समय से, तो इसी वजह से। और उनके जो हर चुनाव दर चुनाव कांग्रेस कमजोर होती जा रही, तो वो मेरा मतलब परसेप्शन अपना ये। और उनके जो अटैक्स थे उसको भी आप देखिए, वो इलेक्शन कमीशन पे अटैक कर रहे थे, वो वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे थे, वो एसआईआर का मुद्दा उठा रहे थे, जिसका बिहार विधानसभा के इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं था, और जनता ने उसको कोई मुद्दा बनने नहीं दिया। तो मेरा अपना अनुमान है इसको लेकर के। अच्छा, एक हमारे देश में अभी बड़ी आतंकी वारदात यूं कहें करने से या उसका नुकसान कम हुआ, बड़ी और ज्यादा घातक वारदात हो सकती थी, जो लाल किले के आसपास एक गाड़ी में धमाका हुआ। और जो सबसे दुखद स्थिति है कि उसमें पढ़े लिखे एक बहुत संवेदनशील गंभीर पेशे से जुड़े लोग, जिनको हम डॉक्टर कहते हैं, जिनकी बड़ी सामाजिक छवि है, मान्यता है, इज्जत है, ऐसे लोगों का एक गिरोह है, समूह है, जो आतंकवाद जैसे घिनौने काम में जुड़ा हुआ इतना इजीली रेडिकलाइज। तो आपको क्या लगता है कि ये जो टेररिज्म को लेकर के था कि भाई ये रेडिकलाइजेशन केवल जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो गरीब गुरबा हैं, जो वही लोग होते हैं, मजहब के नाम पर आसानी से गुमराह किए जा सकते हैं, केवल वही लोग आतंकवाद की खाद पानी होते हैं, लेकिन ऐसा इस बार तो देखने से नहीं हो रहा। और पहले भी तमाम इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मैनेजमेंट सब आते रहे हैं। उसामा बिन लादेन देख लीजिए, सिविल इंजीनियर था और बड़ा बिजनेसमैन, मल्टी मिलियनियर। अल जवाहिरी देख लीजिए, बहुत पढ़ा लिखा था, और आई थिंक ही वाज अ सर्जन। ट्विन टावर वाले अटैक में जितने थे शामिल, वो सब बहुत पढ़े लिखे थे, टेक्नोक्रेट। बहुत। तो ये क्या आप देख रहे हैं ये, और भारत की राजव्यवस्था के लिए, भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए आतंकवाद क्या अभी भी एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है? टेररिज्म तो सर हमेशा से भारत के लिए खतरा रहा है, हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। अब ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि भारत को कई प्रकार के इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। टेररिज्म है, नक्सलिज्म है, माओइज्म है, तमाम चीज़ें। आतंकवाद हमारे लिए हमेशा से रहा है, और जिस तरीके का ये अभी हुआ है, जो चीज़ें पकड़ी गई हैं, 3000 किलोग्राम का अमोनियम नाइट्रेट, और जो वाइट कॉलर टेररिज्म आ रहा है, ये बहुत सीरियस मैटर है। इतना हाईली क्वालिफाइड होने के बाद, एमबीबीएस, एमडी, एमएस करने के बाद, जिसकी पढ़ाई अपने आप में ही इतनी हैवी लोडेड है, वो उतना पढ़ने के बाद फिर अब आप रेडिकलाइज हो रहे हैं कि आप एंटी इंडिया काम करेंगे, एंटी ह्यूमैनिटी काम करेंगे। जो लोग आप बॉम्ब से, ब्लास्ट से मार रहे हैं, उसमें केवल और केवल एक कम्युनिटी या एक रिलीजन के लोग तो नहीं मरे, कोई भी मर सकता है। आपने ब्लास्ट किया तो वहाँ बाईपासर तो कोई भी हो सकता है भाई। उसमें जो आज भी कैजुअलिटीज हुई हैं, उसमें बहुत मुस्लिम्स भी हैं। और इससे तो सर आप देखिए, आई वाज शॉक्ड व्हेन आई हियर्ड और व्हेन आई रेड द न्यूज़ कि गुजरात एटीएस ने 3 लोगों को पकड़ा जिनके पास से बायोकेमिकल्स रिकवर हुए, रिसिन। वो तो अलार्मिंग है। और वो आप समझिए, वो उसको आप इंजेक्शन से, ब्रीथ से, पानी में मिला के कई वाटर टैंक में मिला दें जहां पब्लिक कम्युनिटी को पानी सप्लाई होता है, मास में आप डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इतना खतरनाक है वो। ये तो कई हमारी जो एजेंसीज हैं, उन्होंने तब काबिल तारीफ काम किया, और विपक्ष उनको भी नहीं छोड़ रहा है कि कैसे पहुंच गया। ये ठीक है, कैसे पहुंच गया ये तो अलग बात है, बट आप उसको अप्रिशिएट करिए कि कितना बड़ा उन्होंने क्राइम होने से रोक दिया। बहुत बड़ा एक कांड हो सकता था, बहुत बड़ा व्यापक नुकसान पहुंच सकता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग सर नेशनल सिक्योरिटी के मैटर पे अपने देश में बहुत डिवाइडेड रहते हैं। वी आर नॉट लाइक अमेरिका और इंग्लैंड और एनी यूरोपियन कंट्री। हमारे क्या सर, जैसे ही नेशनल सिक्योरिटी का मैटर आता है, सब लोग अपने अपने पिक एंड चूज में लग जाते हैं। अब कोई कहेगा कि अगर आपने रोजगार दिया होता तो आतंकवादी ना पैदा हो रहे होते, अन्याय की कोख से आतंकवाद पैदा होता है। तो इनके साथ कौन सा अन्याय हुआ? ये जो लोग पकड़े गए, भाई आपको भारत ने डॉक्टर बनाया नहीं, इसी इकोसिस्टम में रह करके आप एमबीबीएस, एमएस, एमडी कर पाए ना, पढ़ाई लिखाई कर पाए, इस लेवल तक पहुंचे।
और फिर अब आप कह रहे हैं कि नहीं अब हम जो है जा रहे हैं जिहाद करने, 72 हूरें हमको मिलेंगी। तो ये कहीं ना कहीं सर वो रेडिकलाइजेशन धर्म के नाम पर ये दिखाता है। आप चाहे जितना पढ़ लीजिए सर, एट लास्ट धर्म जो है वो आपको डोमिनेट कर ही लेता है। और धर्म के मैटर में बड़े इजीली आदमी, भाई हम तो सुनते थे पैसे से आदमी मैनिपुलेट हो जाता है, पैसा देगा जम्मू कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग हो जाती है। इनको कौन से पैसे की कमी? 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए पा रहे थे, बढ़िया इनकी सैलरी थी। तो पैसे से तो ये लोग कमजोर नहीं थे कि पैसे के लिए लोग रेडिकलाइज हो रहे थे। और 22 से जो न्यूज आ रही है सर, इनपुट्स आ रहे हैं कि 22 से टर्की से प्लानिंग हो रही है, तुर्की से प्लानिंग हो रही थी। हैंडलर वहां से, हाँ उकासा, इनके हैंडलर का नाम उकासा, टर्की। और वहां से सारी चीजें कॉन्स्पिरेसी रची जा रही थी। और 6 दिसंबर 26/11 जैसा कुछ करने की प्लानिंग थी। और कितना सीरियस मैटर है ये हमारे देश के लिए। तो आपको क्या लगता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक डिक्लेयर्ड अभी पॉलिसी थी कि अब दूसरा टेररिस्ट अटैक सीधे वॉर माना जाएगा, युद्ध, एन एक्ट ऑफ टेरर विल बी तो क्या आप ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 को देख रहे हैं कि होने वाला है? बिल्कुल, मैं तो देख रहा हूँ, मैं उम्मीद भी करता हूँ होना भी चाहिए, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर शुड स्टैंड विथ हिज वर्ड्स। और जो उन्होंने कहा था पब्लिक पे कॉन्फिडेंस क्रिएट करने के लिए, उनको बिल्कुल करना चाहिए और मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। लेकिन सर हमारा ये मानना है कि पाकिस्तान से लड़के हम इस मैटर को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कितने दिन लड़ेंगे? 1 साल लड़ लेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होता है तो वो बहुत ही मतलब फास्ट, प्रिसाइज, क्विक और अपने टारगेट को अचीव करके वापस हो जाएगा। मैंने ऐसे ही जैसे पहला हुआ था। हाँ, पहला हुआ था, 3-4 दिन 5 दिन चल करके खत्म, अपना काम पूरा करके वापस। हाँ, तो हम वहाँ जाएंगे, वहाँ जैश के या लश्कर तोयबा के, और हमारी नेवी पिछले बार से बड़ा इंतजार कर रही है कि शायद उनकी लीड करने का मौका उसे मिल जाए। लेकिन सर एक और आप देखिए बहुत चिंता का विषय है कि नाउ बांग्लादेश इज बिकमिंग अ न्यू लॉन्चिंग पैड। क्योंकि जिस तरीके से एलईटी ने, लश्कर तोयबा ने, हाफिज सईद ने भी डिक्लेयर भी किया था कि बांग्लादेश को हम अपना बेस बना रहे हैं। और शेख हसीना का भी इंटरव्यू आया है, उसमें उन्होंने ये भी बात बोला है कि दैट राइज ऑफ रेडिकलिज्म इन बांग्लादेश इज नॉट गुड फॉर रिलेशंस। मुझे लगता है कि भारत के लिए जो भी अच्छा बुरा है, ये बांग्लादेश के लिए कहीं ज्यादा बुरा कहीं ज्यादा बुरा है। वो उसके अपने नेशनैलिटी के लिए, अपने वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। और पाकिस्तान इसमें उनकी हेल्प कर रहा है, जाहिर सी और बांग्लादेश और पाकिस्तान में से बड़ी जबरदस्त दोस्ती है। पीएनएस सैफ उनका अभी बांग्लादेश के बॉर्डर में, टेरिटरी में, वाटर टेरिटरी में एंटर किया 71 के बाद। और बांग्लादेश बताइए सर 71 का एहसान भूल रहा है। वो हमारा एहसान भले भूल जाए, लेकिन उसके साथ जो पाकिस्तान ने किया कि उसकी नस्लें बदल देंगे, जो जेनोसाइड किया, जो बंगाली मुसलमानों को मारा, जिस तरीके से उनके इंटेलेक्चुअल्स को खत्म किया, उनकी महिलाओं के साथ रेप किया, और न जाने क्या क्या जुल्म और सितम और कहर वहाँ की फौज ने, पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने बांग्लादेश के इलाके में की थी, वो भूल रहे हैं। वो कैसे उस तकलीफ को, उस रंज को, और उनके साथ आप दोस्ती कर रहे हैं और भारत के खिलाफ आप जहर उगल रहे हैं। अब हमारे साथ सर ये एक बड़ा मतलब हमारा जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है कि हमारे दोनों फ्रंट्स पर हमारे एनिमीज हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान, ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ। वो तो खैर चाइना तो कह रहा ही है, लेकिन अब पाकिस्तान से निपटे कि बांग्लादेश से निपटे, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। इसीलिए आप देखिए हमने बांग्लादेश के बॉर्डर पर भी सर तुरंत जो है अपनी, इधर मैंने न्यूज़ भी पढ़ा था और आया था कि हमने अपने जो चिकन नेक है उसको फिर से फोर्टिफाई करने का प्लान बनाया है, और हमारी सेनाओं ने वहाँ पर जाकर के बेस बनाना शुरू कर दिया है और उसको चिकन नेक को, क्योंकि बांग्लादेश चाइना के साथ मिलकर के वहाँ पर हरकत कर रहा है। बिल्कुल, तो ये अब हमारा एक ज्योग्राफिकल लोकेशन भी सर हम लोगों के लिए एक थोड़ी सी मुझे लगता है कि पाकिस्तान को तो तालिबान ही ठीक कर देगा। हाँ, पाकिस्तान तालिबान से परेशान है। वहां पे भी हमारे क्या दिल्ली में अटैक हुआ, उनके क्या इस्लामाबाद में हो गया। अब वो कह रहे हैं इस्लामाबाद में जो अटैक वो कह रहे हैं इंडिया और अफगानिस्तान के प्रॉक्सी जो है वो ये अटैक करा रहे हैं। और उनके डिफेंस मिनिस्टर थे शायद, उन्होंने बोला कि दैट पाकिस्तान इज एट द स्टेज ऑफ वॉर और अफगानिस्तान से पे हम हमला करेंगे।
थोड़ी बात कर रही दरअसल थी। पाकिस्तान ने जो सोचा था कि जब अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर चला जी, जाएगा हाँ। तो तालिबान के ऊपर एक तरीके से हम जो चाहेंगे वो करा कर लेंगे, लेंगे, ऐसा हुआ कुछ हुआ नहीं। कुछ नहीं। लेकिन सर एक बात बताइए कि ये जो है व्हाइट कॉलर टेररिज्म या ओवरऑल भी अगर हम टेररिज्म को देखें, आपको क्या लगता है सर, क्या इसका मतलब एक सॉल्यूशन हो सकता है? व्हाट गवर्नमेंट शुड डू? कैसी देखिए, प्लानिंग हम मुझे लगता बनाएं? है कि दो चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा। जी, एक तो इस्लाम और मुस्लिम्स, जी, इन दोनों में फ़र्क है। जी। आज की तारीख में दुनिया में जितने भी अ, इस्लाम को मानने वाले मुल्क हैं, वो इस्लामिक स्टेट नहीं है, वो मुस्लिम स्टेट मुस्लिम है। स्टेट्स हैं, सही कह रहा है। इस्लाम की अगर आप टीचिंग्स को मानेंगे, जी, पढ़ेंगे और उनको अपने जीवन में उतारेंगे, तो वो काम आप नहीं कर सकते आतंकवाद के नाम पर जो कर रहे जो हैं। कर रहे हैं, सही, बिल्कुल सही। क्योंकि कुरान साहब में और साफ-साफ है कि एक निर्दोष आदमी का कत्ल पूरी इंसानियत का हाँ, कत्ल है। कोई दूस धर्म नहीं सिखाता सर कि आप इस तरीके से हिंसा करें। दूसरी बात क्या है कि मुझे लगता है कि जब तक मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, जी, मुस्लिम रिलीजियस जी, जी, स्कॉलर्स जी, जी। और मुस्लिम समाज में जो लोग सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव, लिबरल या आगे मतलब लीडरशिप उनके जो पोजीशंस में हैं, उलेमाज़ हैं, जो क्लरिक्स हाँ, हैं, जो क्लर्गी मुफ्तीज़ हैं, हैं। हाँ, जो इनका नेतृत्व करने जी, वाला जी, जी, तबका है, हाँ। जो इनका क़यादत करता है, हुँ। उनको आगे आना पड़ेगा क्योंकि उसकी वजह से पूरी दुनिया में इस्लाम बदनाम हो रहा बदनाम हो रहा है, है। मुसलमानों की इस्लामिक छवि खराब हो रही रेडिकलिज़्म, है। इस्लामिक टेररिज्म नाम लिया ही हाँ, जाता है। मुस्लिम की छवि पूरे दुनिया में खराब हो रही है, ट्रंप ने तो बैन लगा दिया था। बैन लगा दिया। तो जब तक ये अंदर से आप सुधार करने सुधार की नहीं कोशिश आया। नहीं करेंगे, तब तक बाहर से थोपा गया कोई भी हाँ, सुधार इस तरीके के आतंकवाद नहीं हो को, जो सकता। वैचारिक जी, आतंकवाद जी। होता है, उसको नहीं रोक सकते। सो आप उसके लिए क्या नियम, कायदा, कानून क्या बना सही देंगे? बात है। ज़हनियत बदलनी ज़हनियत पड़ेगी। बदलनी पड़ेगी। सो आई थिंक मतलब दे नीड सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म। यस, आप देखिए हमारे हिंदू समाज में भी बहुत सारे धार्मिक बुराइयाँ थीं, जी, कुरीतियाँ थीं। जी। सती प्रथा से लेकर, बाल विवाह से लेकर, बहु विवाह से लेकर, छुआछूत से लेकर, लेकिन हम लोगों ने धीरे-धीरे उसको उन बुराइयों को समझा, स्वीकार किया और फिर हाँ, उनको धीरे-धीरे दूर किया, दूर किया। कुछ कानून बनाकर, हाँ, कुछ सामाजिक सुधार आंदोलनों के ज़रिए। और आज हम कह सकते हैं कि बाय एंड लार्ज जो मैंने अभी कुरीतियाँ बताई हैं, कम से कम बाल विवाह, जी, उतना सती प्रथा हाँ, हाँ। या छुआछूत जैसी चीज़ें अब लगभग नहीं है। नहीं है, उतना नहीं देखने को मिलता। हाँ, तो रेयरेस्ट ये ऑफ द रेयर केस में तो कहीं कोई तो न्यूज़ ये आ जाए। आंतरिक सुधार हमारे समाज के भीतर से जी, हुआ। जी, बिल्कुल सही तो बात। इस तरीके का कोई सुधार आंदोलन मुझे तो पिछले 500 मुस्लिम साल में कम्युनिटीज़ में नहीं नहीं मिलता। हुआ। पिछले हुँ, 500 साल में देखिए रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स बहुत हुए हिंदुस्तान में और दुनिया भर में हुए। लेकिन हिंदुस्तान में इतने सारे रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुए, मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट नहीं हुआ। ये करना बहुत ज़रूरी है। और कुरान का इंटरप्रिटेशन भी सही से होना चाहिए। मतलब आप उसको गलत तरीके से ना बताएँ जो अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पे लोग बताते रहते हैं। दरअसल उसमें कई स्कूल ऑफ थॉट हैं वो इस्लाम में अपने भी, हिसाब से उसको इंटरप्रेट करते इंटरप्रेट कर हैं। लेते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं वो अलग-अलग सुन्नी है, जी, वहाबी है हाँ, और बोहरा है, अहमदिया है, कादियानी है। इनके अपने अलग-अलग वैचारिक इंटरप्रिटेशन हो जाते हैं। हाँ, तो जब तक आप एक तरफ़ा इन चीज़ों को अलग करके हुँ। और अपने समाज के हित में, मुस्लिम समाज के हित में, इस्लामिक धार्मिक मान्यता के हित में खुद जब तक आप नहीं लेकिन सोचेंगे। सर ये तभी होगा ना कि जब आप इस बात को एक्सेप्ट करिए दैट देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम विद इन दिस कम्युनिटी। हुँ। तो आप पहले ये मानिए तो कि हाँ ये प्रॉब्लम है हमारी कम्युनिटी में। वो तो मानते नहीं है ना ये प्रॉब्लम है हमारी कम्युनिटी में। नहीं, नहीं। वो तो साफ साफ कह देते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। नहीं, नहीं। इनको आप आप देखिए हमारे देश में बहुत सारे ऐसे उलमा हैं या ऐसे स्कूल्स हैं जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ फतवे जारी किए हैं और उनको हम्म, कंडेम भी किया है। हम्म, लेकिन वो जो टोकेनिज़्म है इससे हाँ बात नहीं बनेगी। वही हम कह रहे हैं ना। और सर पॉलिटिशियंस का भी मुझे लगता है यहाँ रोल होता है। पॉलिटिशियंस भी मुस्लिम कम्युनिटी को अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए यूज़ करने लग जाते हैं। तो वो भी उस पर बहुत लिबरल अप्रोच ले लेते हैं। मतलब वो कुछ बोलने से बचते हैं। बल्कि मैं तो इस मामले में ओवैसी का बड़ा मुरीद हो गया हूँ क्योंकि हाँ, ख़ास तौर से जो हाँ, सिंदूर ऑपरेशन में जी, उन्होंने जी, दुनिया भर में भारत का नेतृत्व हाँ, किया और जिस तरीके से वो खुलकर बेबाकी से अपनी बात कहते हाँ, हैं, हाँ, उनकी एक हार्ड लाइनर की छवि ज़रूर है।
लेकिन मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अपनी बात तार्किक और कानूनी ढंग से कहते हैं और सही कहते हैं। उस तरीके से कुछ होना चाहिए, तब आप इस पर फाइनली कुछ कर पाएंगे, वरना ये तो सर आज हमने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 चला दिया, हाँ, उसका कोई 10 दिन बाद 3 कर दीजिए, फिर 3 कर दीजिए। इतना बड़ा मुल्क है हमारा, इतनी बड़ी जनसंख्या, हर घर में जाके पुलिस चेकिंग नहीं हो सकती। तो जब तक आपके अंदर से राष्ट्रीयता, देशभक्ति, पैट्रियोटिज्म नहीं आएगा, आप नहीं किसी को सही कर सकते। ये समझना चाहिए ये मुल्क हमारा है, ये देश हमारा है। अब आप लिए बैठे हमारे साथ अन्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो उसको कैसे कोई सही कर सकता है? नहीं, और ये बात 100% सही है कि ये मुल्क जितना हमारा है उतना सभी का है। ऑब्वियस सी बात है सर। और जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, सभी जो लोग यहाँ पर बड़े सदियों देश से रहते में हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी तो रही जाएगी ना। वो तो भाई एक परिवार में आप देखिए, फिर तो क्या आप हथियार उठा लेंगे? क्या आप दूसरों को मारने लग जाएंगे? वही बात है। आप देखिए सर, जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ कितना अन्याय हुआ। हाँ, लेकिन एक कांच का टुकड़ा तो क्या उन लोगों ने हथियार उठा लिया? हथियार उठा लेना तो कोई भी सोल्यूशन नहीं है किसी भी प्रॉब्लम का। आप किसी इनोसेंट को जाके मार रहे हैं, उससे क्या मिलेगा आपको? आप भी तो मारे जाएंगे। बिल्कुल। तो अल्टीमेटली पहले ये प्रॉब्लम डिटेक्ट हो, पहले इस प्रॉब्लम को आप एक्सेप्ट करिए एंड देन यू स्टार्ट रिफॉर्मिंग दिस। और जो आपने कहा कि जो इनके क्लरिक्स हैं, जो लेमाज हैं, जो प्रोग्रेसिव माइंड के लोग हैं, उनको सामने आना पड़ेगा और जो कंडेम करना पड़ेगा और उसके लिए जितना सपोर्ट सिस्टम है उसको डिसमेंटल हमने सुना सर, देखिए जब ये अरेस्टिंग हुई तो कई लोग कहने लग गए कि जो है क्योंकि वो लोग मुस्लिम हैं इसलिए गवर्नमेंट उनको अरेस्ट कर रही है। और खास तौर से तब जब राइटिस्ट विंग की गवर्नमेंट हो तो ये बातें ज्यादा होने लग जाती। तो जब आप ऐसी बात करेंगे तो यू आर गिविंग अ शील्ड टू देम ना, आप एक उनको कवर फायर दे रहे हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगी। ये प्रॉब्लम पूरी तरह तो एलिमिनेट नहीं हो सकता है क्योंकि ये सोशल कॉन्फ्लिक्ट है और ये चलता रहेगा। लेकिन ये बात जो आपने कही कि किसी का कत्ल गारत करने से, खून खराबा करने से क्या चीजें सुधर जाएंगी? नहीं सुधरेंगी। जो एन आई फॉर एन आई विल मेक होल वर्ल्ड ब्लाइंड, ये बात बिल्कुल सच है। तो बातचीत से और अपने अंदर सुधार से और संयम से, बातचीत से ही चीजें संभलेंगी और सुधरेंगी। तो आपने देखा हमारा ये अंक आज का, जिसमें द वर्ल्ड दिस वीक में हमने बात किया इस हफ्ते की बड़ी महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। देखते रहिए, जुड़े रहिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कम से कम लाइक जरूर कीजिए। अगले अंक में फिर मिलते हैं द वर्ल्ड दिस वीक। धन्यवाद।